गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो सबको बहुत बहुत सुप्रभात, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो आज चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस करने। तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 याद है वैसे आपको? तो दोनों चैप्टर्स के अंदर हमें वैसे तो फाइनल अकाउंट्स ही प्रिपेयर करना होता है, लेकिन एक में आपको फाइनल अकाउंट्स डायरेक्टली प्रिपेयर करना होता है ट्रायल बैलेंस से, और दूसरे में आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, मतलब सिंगल एंट्री। चलो ठीक है, तो आज इनके क्वेश्चंस करते हैं हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है? तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या क्या करना है। तो क्वेश्चन में लिखा है, द बैलेंस शीट ऑफ एस ऑन 1 अप्रैल 2021 वॉज एज फॉलोज। तो आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है 1 अप्रैल 2021 को। तो बैलेंस शीट देख लो एक बार। ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल, कैपिटल, फर्नीचर, व्हीकल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, इन्वेंट्री, ये सब दे रखा है। ड्यूरिंग 2021-22 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 6,70,000। तो हमको नेट प्रॉफिट दे रखा है 6,70,000। दिस वॉज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट जो है वो आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग है। कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, परचेज्ड ए व्हीकल ऑफ 50,000 ऑन 31 मार्च, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर 10% एंड ऑन व्हीकल 20%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल गया। क्या भूल गया? टू प्रोवाइड प्रीपेड एक्सपेंसेस 15,000 के एंड आउटस्टैंडिंग कमीशन 35,000 का। दो चीज़ें वो भूल गया। ठीक है, फिर दिया है हिज करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑन 31 मार्च 2022 वर। तो उसके करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक और ट्रेड पेबल। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 3 लाख इनटू द बिजनेस। वो नई कैपिटल और लाया बिजनेस में 3 लाख की। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। तो बेसिकली आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, और क्वेश्चन ने आपको उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है और कुछ जानकारियाँ दे रखी हैं, और कुछ मतलब लिखा था कि कुछ बातें वो भूल गया। चलो ठीक है, तो लिखो सॉल्यूशन कैसे करना है, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सॉल्यूशन में तो एक ही चीज़ बनानी है हमको, है ना? बैलेंस शीट, राइट। ठीक है, तो आप हेडिंग लिख लो, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है हमको। तो लगभग आप बना लो 8 से 9 लाइनों की। तो बस सॉल्यूशन तो इतना सही है ना? लेकिन इस सॉल्यूशन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ गलतियां भी हैं, कुछ बातें वो कह रहे हैं हम भूल भी गए। तो क्या करें, पहले वो क्या वर्किंग नोट बनाएं बताओ? P&L। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता? ठीक है, तो एक P&L बना लेते हैं पहले। इस P&L को नाम दे देते हैं रिवाइज्ड, यानी कि प्रॉफिट से रिलेटेड उसने कुछ बातें बताई थी, तो पहले हम अपने प्रॉफिट को सही कर लेते हैं। ठीक है,
तो छोटा सा P&L अकाउंट बना लो आप, 5-7 लाइनों का। तो देखो आपको उसने कितना प्रॉफिट दे रखा है, 6,70,000 का। ठीक है, तो इसको तो पहले हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो मान लो आपका प्रॉफिट है 6,70,000, है ना, तो ये तो गिवन हो गया। अब दो चीज़ें हम भूल गए थे लिखना, ये रहा नीली पट्टी में। एक तो प्रीपेड एक्सपेंस लिखना भूल गए थे हम, और एक आउटस्टैंडिंग कमीशन भी लिखना भूल गए थे। तो इन दोनों का प्रॉफिट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, बस ये सोचना है आपको। तो प्रीपेड एक्सपेंस 15,000 जो है वो प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम कर देंगे या बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। तो यही बात आपको पता होनी चाहिए। देखो क्योंकि अब क्यों बताओ, हाँ वो भी सोच सकते हो, और आप ऐसे भी सोच सकते हो प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एक एसेट होता है। तो अगर आप एसेट लिखना भूल गए तो अब आपको एक नया एसेट लिखना पड़ेगा। तो नया एसेट अगर आप क्रिएट कर रहे हो कोई, तो ये फ़ायदा है या नुकसान, फ़ायदा है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तो बनाते हो, उसमें भी अगर आप कोई नया एसेट लिखते हो तो क्या और लिखते हो, फ़ायदा। और ऐसी आउटस्टैंडिंग कमीशन क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी। तो जब आप कोई लाइबिलिटी लिखोगे, नई लाइबिलिटी लिखोगे मान लो, तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा या कम, कम होगा, क्योंकि ये नुकसान हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एक नया एसेट है और आउटस्टैंडिंग कमीशन आपके लिए एक नई लाइबिलिटी है। तो प्रीपेड एक्सपेंस को आप क्रेडिट में लिखो, क्योंकि ये एक तरह से आपका फ़ायदा हो गया, है ना, क्योंकि नया एसेट क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल सही। और आउटस्टैंडिंग कमीशन को आप डेबिट लिख लो, क्योंकि ये आपकी एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो नुकसान हो गया 35,000। तो बस दो ही चीज़ें हम भूले थे। तो इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ गया, 650। ठीक है, तो ये हमारा रिवाइज्ड प्रॉफिट हो गया सही वाला। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं नेट प्रॉफिट, 650। चलो तो ठीक है, तो एक काम तो हो गया, तो प्रॉफिट तो सही निकल गया। अब क्या करें, बैलेंस शीट बनाते हैं हम, और क्या करें। अब कुछ उसने बातें दी थी, पॉइंट्स दिए थे। तो उसने जैसे यहाँ नीचे लिया था कि हिज करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ वर, इन्वेंट्री तो दे रखा है, चलो 6,50,000। ट्रेड रिसीवेबल उसने लिख रखा है 13 लाख रुपए, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है बिफोर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आपने कितना क्रिएट करा है, 3%। तो एक बार 3% निकालना प्रोविज़न, 39,000। ठीक है, तो 39,000 माइनस कर दो 12,61,000। ठीक है, तो हम अपने डेटर की वैल्यू अब क्या लिख लेंगे, 12,61,000। ओके। बाकी फिर इसने कैश एट बैंक दे रखा है 5,50,000 एंड ट्रेड पेबल दे रखे हैं 1,46,000। ठीक है, तो पहले एसेट साइड में लिख लें कुछ कुछ चीज़ें जो जो इसने डायरेक्टली दे रखी थी। तो एक तो आप लिख लो इन्वेंट्रीज 6,50,000। ठीक है, ये तो दे ही रखा है अपने को। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल कितना लिख लेंगे,
12,61,000। उसके बाद कैश एट बैंक 550। उसके बाद ट्रेड पेबल तो लाइबिलिटी में 146। तो उसने हमको करंट एसेट करंट लाइबिलिटी तो दे दिए थे, लेकिन फिक्स्ड एसेट वगैरह बाकी चीज़ें नहीं दे रखी थी। तो वो एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में देखा हूँ। चलो, तो फर्नीचर एंड फिटिंग दे रखा है अपने को, ओपनिंग में दे रखा है 6.5 लाख का, और नीचे लिखा है डेप्रीसिएशन करा फर्नीचर पर 10%। तो करो, 6.5 लाख में से 10% माइनस कर दो, 5,85,000। ठीक है, तो फर्नीचर आप लिख लो 5,85,000। ठीक है, तो आप संतुष्ट हो? बता देना जो भी पॉइंट में डाउट आए। व्हीकल है 2,75,000 का ओपनिंग में, और 20% डेप्रीशिएट हो गया व्हीकल, और एक व्हीकल आपने ख़रीदा भी है 50,000 का। तो कृष्णा भाई कह रहे हैं 2,70,000 हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन इस पर डेप्रीसिएशन क्यों नहीं लगाना? क्योंकि आखिरी दिन खरीद है। बिल्कुल सही। तो व्हीकल की वैल्यू क्या लिख लें फिर हम? 2,70,000। तो क्लियर है भाइयों बहनों? तो इन पे मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपने इनकी वैल्यू निकाली। तो एग्ज़ाम में लेकिन ये वर्किंग नोट में दिखा देते हैं, तो मैं ऐसे ही छोटा सा लिख देता हूँ, वर्किंग नोट 2 करके, जल्दी से एग्ज़ाम की प्रेजेंटेशन क्लियर रहनी चाहिए ना। तो फर्नीचर 6,50,000 में से आपने 65 माइनस कर दिया था, और व्हीकल कैसे निकाला? व्हीकल कितने का था? 275 का माइनस 20% 55, 2,20,000, और प्लस 50,000 का नया खरीद लिया था, 2,70,000। तो ये वर्किंग नोट में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया वर्किंग नोट। चलो, फिर उसके बाद और क्या आइटम दे रखा है इसने? बस करंट एसेट्स तो लिख ही लिए थे हमने तीनों, तो ये तो छोड़ देते हैं। ट्रेड पेबल 650 भी लिख लिया था। एक्सपेंस पेबल 75, लेकिन अभी कितना है? और कैपिटल भी कितनी दे रखी है वो भी लिख लेते हैं एक बार। कैपिटल कितनी दे रखी थी? 22। ठीक है, तो चलो पहले कैपिटल ही निकाल लेते हैं। तो कैपिटल 22। अब कुछ हुआ कैपिटल वैपिटल में? नेट प्रॉफिट से 6,50,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल भी लाया वो? ठीक है, एडिशनल कैपिटल कितनी लाया? 3 लाख। कहाँ लिखा? ठीक है, तो 3 लाख एडिशनल कैपिटल भी लाया। तो कितना हो गया? 31,50,000। ठीक है, बस। अब जो 2 नए हैं
एक एसेट और एक आउटस्टैंडिंग कमीशन, तो कहाँ लिखें? ठीक है, तो वो एक नया एसेट का नाम था प्रीपेड, $15 और आउटस्टैंडिंग कमीशन $35। टोटल कितना आ रहा है दोनों साइड का और एसेट का? और लाइबिलिटी में ओपनिंग में एक एक्सपेंस पेबल भी दे रखे थे, ये कहाँ गए? तो पहले एक बार इतना टोटल करके देखो क्या आ रहा है। ठीक है, तो यही आ रहा है 33,31,000। 33,31,000। ठीक है, यही आ रहा है ऑनलाइन के चीतों का भी। ठीक है, तो एक्सपेंस पेबल इसका मतलब जो ओपनिंग में थे वो इसका मतलब इन्होंने साल के दौरान पे कर दिए होंगे। ये लाइबिलिटीज़ का मतलब उन्होंने साल के दौरान क्या कर दी होगी? पे ऑफ कर दी होगी। इसीलिए क्लोजिंग में नहीं लिखने की आवश्यकता, क्योंकि बिना लिखे ही ऑलरेडी मैच हो रहा है। ठीक है, तो वो उसका नोट डाल देते हैं, एक अजम्पशन, ताकि क्लियर रहे एग्जामिनर को कि भाई एक्सपेंसेस पेबल जो हैं 75,000 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब एक्सपेंसेस पेबल जो हैं वो हम पे कर चुके होंगे साल के दौरान कभी, तभी वो लाइबिलिटी में अलग से अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिना वो लिखे। वो तो कर दिया होगा ना उन्होंने, पीएनएल में तो उन्होंने करा के ही सब कुछ। हाँ, ये भी पे कर चुके होंगे, ये तो पे करने के बाद प्रॉफिट दे रखा है ना। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव भी लिख चुके होंगे, वो तो उसने बोला ना कि ये नेट प्रॉफिट कैसे निकला है, ये सब देने के बाद वो व्हीकल भी खरीद चुके हैं, वो डेप्रीसिएशन भी लगा चुके हैं, वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी बना चुके हैं, तो वो तो सब कुछ करने के बाद उनका प्रॉफिट दे रखा था। तो ठीक है जी, क्लियर हो गया? कोई और मन में आपके प्रश्न? ठीक है दीदी, चलो ओके। ऑनलाइन के सी तो 33,31,000 दोनों साइड का मैच हो रहा है। चलो अगला प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंसेज ऑन 31 मार्च 2023 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ RM एंड कंपनी। ठीक है, तो एक ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है बेसिकली, तो ट्रायल बैलेंस पे नज़र मार लेते हैं। ये प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग। तो कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद कह रहा है कि ट्रेडिंग PNL और बैलेंस शीट बना लो। तो ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, 2 साल पहले आया था 15 नंबर का। चलो तो पहले तो ढांचे बनाते हैं 3 सुंदर सुंदर। तो एक तो बना लो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, तो आप बना लो 8 लाइनों का लगभग।
फिर एक बना लो P&L अकाउंट। ट्रेडिंग और P&L एक साथ भी बना सकते हो मानस भाई, लेकिन मैं तो बचपन से अलग बनाता हूँ, तो मुझे अलग बनाने में ही मज़ा आता है। फिर उसके बाद बना लो 10 लाइनों की बैलेंस शीट। बाकी बताओ कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है फाइनल अकाउंट्स करने का। ठीक है, तो याद है आपको, वेरी गुड। तो पहले एडजस्टमेंट को फटाफट लिख लेते हैं दो जगह, फिर ट्रायल बैलेंस पे कूद जाएंगे। चलो ठीक है, तो एडजस्टमेंट से ही शुरू कर लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज़ 4,10,000। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर ऑन 31 मार्च ऑफ द वैल्यू 22,000 फॉर विच नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड। तो दो बातें दे रखी हैं। तो 22,000 की तो सेल रिटर्न हुई है, कह रहा है उसकी तो आपने अभी तक एंट्री ही नहीं करी। तो सेल रिटर्न की एंट्री तो क्या होगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो इसका तो चेंज मैं ट्रायल बैलेंस में ही कर देता हूँ। डेटर को 22,000 कम कर देता हूँ, तो ये हो गया 12,68,000। ठीक है भाइयों, और सेल रिटर्न को भी 22,000 और बढ़ा देता हूँ, तो ये हो गया 85,000। ओके भाइयों बहनों, तो इसको तो यहीं चेंज कर दिया। तो 22,000 की एडजस्टमेंट तो वहीं कर ली हवा में। बाकी क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं 4,10,000 दो जगह कहाँ कहाँ, सही, तो फटाफट लिख लो। तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000 ट्रेडिंग में, और एक बैलेंस शीट में लिख लो क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000। उसके बाद चलो पहली एडजस्टमेंट हो गई। अब सेकंड, परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 30,000। परचेज के अंदर कह रहा है फर्नीचर घुसा हुआ है 30,000 का, और वो फर्नीचर भी आपने 1 अक्टूबर को ख़रीदा है, तो इसको भी हवा में ही कर लेते हैं। तो परचेज में से 30,000 कम कर देता हूँ, ये हो गई 21 लाख, और फर्नीचर में 30,000 जोड़ लेता हूँ, तो ये हो गया 3,51,000। अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद रखें कि 30,000 जो है ये 1 अक्टूबर को ख़रीदा है। तो अगर डेप्रीसिएशन लगेगा तो इसमें खाली 6 महीने का लगाएंगे, बाकी 3,21,000 पर तो पूरे 12 महीनों का ही लगाएंगे। ओके भाइयों बहनों, तो सेकेंड एडजस्टमेंट ओके। अब थर्ड आप करो, फिर एक साथ लिख लूँगा। बिल्डिंग को 5%, फर्नीचर को 10%, व्हीकल को 20%। तो बिल्डिंग का 5% कहाँ है बिल्डिंग, ये रही। तो 9 लाख का 5% निकालो, 45,000। ठीक है, तो अभी तो यहाँ लिख लेता हूँ फ़िलहाल। फिर फर्नीचर का 10% निकालो, ये रहा फर्नीचर। $33,600, वेरी गुड। तो कन्याओं ने पहले ही सही बता दिया था। तो समझ गए 33,600 कैसे आया, कोई दिक्कत। और व्हीकल का 20%, व्हीकल अच्छा नीचे ये रहा, 3 लाख का 20% 60,000। चलो, तो अब डेप्रीसिएशन को कहाँ लिखना है, P&L में तो डेबिट साइड लिख लो 1,38,600। ठीक है,
तो P&L के दो डेबिट साइड पर लिख लो 1,38,600। और दूसरी जगह बैलेंस शीट में सब में माइनस कर करके लिख लेते हैं। तो बिल्डिंग 9 लाख माइनस 45,000 कितनी? 8,55,000। ओके। फिर फर्नीचर 351 माइनस 33,600 3,17,400। और व्हीकल 3 लाख माइनस 60 2,40,000। चलो, तो थर्ड एडजस्टमेंट भी ख़त्म। ओके, तो कोई टेंशन? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है डेटर इंक्लूड 35,000 ड्यू फ्रॉम गोकू एंड क्रेडिटर इंक्लूड 25,000 ड्यू टू हिम। तो ये आप बताओ कितने रुपए? 25,000। तो डेटर में से भी 25,000 माइनस कर दो। $12,43,000। और क्रेडिटर में से भी 25 माइनस कर दो, 6,20,000। तो ये तो यहीं हो गया एडजस्टमेंट ख़त्म। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद फिफ्थ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन्ड एट 4% ऑफ डेटर। कह रहा है डेटर का 4% प्रोविज़न बनाओ। तो बनाओ 4%, 49,720। ठीक है, तो दो जगह कहाँ लिखें? ठीक है, तो एक तो P&L में लिख लो 49,720 और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस कर लो। डेटर आपके कितने थे? 11,43,000। तो उसमें से 49,720 माइनस कर दो। अच्छा, 12 लाख। ओके, 12,40,000, 11,93,280। ठीक है, यही आ रही है। चलो ठीक है, तो कोई टेंशन यहाँ तक तो नहीं। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 42,000 पेड टूवर्ड्स प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये तो पहले हवा में वहाँ कराते हैं, ड्राइंग्स हो गई ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से 42,000 माइनस कर दो, 40,500 बच गया। और ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स में ऐड कर दो 2,22,000। ओके हो गया ये वाला पॉइंट। तो अब आगे इसी में पढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम बच गया, बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम 1 मई 2022 से लेके 30 अप्रैल 2023। तो एक महीने का प्रीपेड हो गया है, क्योंकि आपने 30 अप्रैल 2023 तक पे कर रखा है। तो निकालो 40,500 को एक महीने का बनाओ, 3,375। ठीक है, श्योर? ठीक है, 3,375 ये यार है। ठीक है, तो अब इसको दो जगह कहाँ लिखें? एक तो P&L में इंश्योरेंस 40,000 कितना था, 500 में से
प्री पेड माइनस कर देते हैं 3375, 37,125। ठीक है जी। और दूसरी जगह कहाँ लिखें? बैलेंस शीट में एसेट में प्री पेड इंश्योरेंस 3375। चलो तो देखो सारी एडजस्टमेंट फटाफट ख़त्म हो गई, दिक्कत तो नहीं कोई। चलो बस अब तो खाली पोस्टिंग बची, अब हमारा काम वेरी इजी। चलो तो ऊपर से शुरू करते रहते हैं। बैंक चार्जेस 24 कहाँ लिखेंगे? PNL में लिख लो बैंक चार्जेस 24। चलो पहले मार्किंग कर लेते हैं ताकि बार बार ऊपर नीचे ना भागना पड़े। कैपिटल कहाँ लिख लोगे? बैलेंस शीट में। कैरेज आउटवर्ड PNL में डेबिट। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में। डिस्काउंट अलाउड PNL डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड PNL क्रेडिट। ठीक है, तो पहले इतना लिखाते हैं। तो कैपिटल से लेकर डिस्काउंट रिसीव्ड तक लिख लेते हैं। और चलो ड्राइंग्स भी लिख लेते हैं। ड्राइंग्स कितनी हैं? 2,22,000। तो ड्राइंग्स को कहाँ लिखेंगे? कैपिटल में से माइनस। चलो तो पहले इतना लिख लेते हैं। तो कैपिटल तो है 19,48,000। कैपिटल 19,48,000 में से ड्राइंग्स 2,22,000 माइनस कर देते हैं अभी। और क्या क्या आइटम थे? कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसमें लिख लेते हैं कैरेज आउटवर्ड और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कैरेज आउटवर्ड की फिगर 30,000, डिस्काउंट अलाउड 36,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड 24। ओके, तो उसको इधर लिख लेते हैं। बाकी कैश एट हैंड और कैश एट बैंक था। तो कैश एट हैंड कितना था? 21 और कैश एट बैंक 39। तो इनको बैलेंस शीट में लिख लेते हैं 21 और 39। चलो तो पहले यहाँ तक बताते भी रहो, कोई टेंशन तो नहीं। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम्स दे लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस PNL। फ्रेट ऑन परचेज ये ट्रेडिंग में, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। उसके बाद फर्नीचर तो हम लिख ही चुके। जनरल ऑफिस एक्सपेंस PNL। इंश्योरेंस प्रीमियम तो हम लिख ही चुके। इंटरेस्ट ऑन लोन PNL। लोन लायबिलिटी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी PNL। और परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये दोनों ट्रेडिंग। ठीक है, तो पहले इतना लिखाते हैं। तो परचेज और परचेज रिटर्न और फ्रेट ऑन परचेज। तो परचेज आपको दे रखा है 21 लाख माइनस परचेज रिटर्न 39, 20,61,000 और फ्रेट ऑन परचेज कितना दे रखा था?
18,000। चलो तो ये तो हो गया ट्रेडिंग वाला। उसके अलावा थे आइटम अपने जनरल ऑफिस एक्सपेंस 45, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 33, 45 और 35। तो 33, 45 और 35। ठीक है ना। तो जनरल एक्सपेंस या इलेक्ट्रिसिटी और एक क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी। और लोन कहाँ लिखना है 6 लाख का, लाइबिलिटी में, और प्रिंटिंग 27। ठीक है, प्रिंटिंग 27। लोन को लाइबिलिटी में लिख लेते हैं 6 लाख। चलो तो ओके हो गया यहाँ तक। चलो तो यहाँ तक हो गई कहानी। अब उसके बाद बचे हुए आइटम लिख लेते हैं। रेंट फॉर गोडाउन कहाँ लिखना है, P&L। ट्रेडिंग क्यों, रेंट है तो। सैलरी P&L। सेल्स ट्रेडिंग, सेल रिटर्न इसमें से माइनस। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग। क्रेडिटर तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी। बाकी डेटर हम लिख चुके, व्हीकल हम लिख चुके, व्हीकल रनिंग एक्सपेंस P&L। तो सेल और सेल रिटर्न पहले लिख लेते हैं। 35, 50 माइनस 85। पैंतीस 50 माइनस 85, 34,65,000। ओके। और ओपनिंग स्टॉक कितना था, 9,30,000। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेडिंग का। बाकी P&L के आइटम थे अपने रेंट, सैलरी और व्हीकल रनिंग एक्सपेंस। 82,500, 1,65 और 54। तो 82,500, 1,65 और 54। तो P&L तो बहुत बड़ा बन गया भाई। ठीक है ना। तो रेंट हो गया, सैलरी हो गई और रनिंग एक्सपेंस। चलो ठीक है जी। और बस उसके बाद क्या बच गया, क्रेडिटर 6,20,000, वो बैलेंस शीट में लिखना है। और डेटर तो लिख ही चुके, तो बस क्रेडिटर और लिखना है 6,20,000। चलो तो सारे आइटम आ गए जी, पोस्टिंग भी फिनिश। ठीक है, तो सबको प्रोसेस क्लियर। चलो अब आंसर आप निकालते रहो, मुझे बताते रहना। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। 8,66,000। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 8,66,000। ठीक है, ठीक है। तो ऑनलाइन के चीते भी यही भेज रहे हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो 8,66,000 और नेट प्रॉफिट फिर आप बताओ। लिख दो आप पे भरोसा करके, कितना आ रहा है।
133,025। अच्छा 055। ठीक है, तो बताइए ऑनलाइन के चीते भी यही भेज रहे हैं कि नहीं? तो नेट प्रॉफिट एक बार चेक कर लो कि क्या सही है। सही है 133,055। चलो ठीक है, तो सही है, बच्चे ही भेज रहे हैं। तो इसको कैपिटल में जोड़ लेते हैं। तो कैपिटल कितनी आ गई बाहर? 18,69,055। ओके, अब बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा ठीक है 30,79,055। चलो, तो 15 नंबर तो आ गए। तो सही है, 15 नंबर 22 मिनट में हो गया, मतलब 25 मिनट में हो गया मैक्स। तो क्लियर हो गया वाला, लेकिन प्रोसेस समझ आया? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, तो ये तो आपने फास्ट कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये छोटा क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर सार्थक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 2024। ठीक है, तो 2 वर्षों के एसेट और लाइबिलिटी दे रखे हैं मिस्टर सार्थक के, ये। इट वॉज डिसाइडेड टू डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 5%, ठीक है, एंड फर्नीचर बाय 10%, ठीक है। ऑन 1 जून एडिशनल कैपिटल ऑफ 40,000 वॉज ब्रॉट, ठीक है, एंड प्रोप्राइटर हैज़ विड्रॉन 2500 रुपये पर मंथ। तो ये हो गई उसकी ड्राइंग। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2003 एंड 2004। तो 2 साल के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने हैं, एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। चलो, तो ये तो आपसे ही करवाया जाएगा, तो बहुत सिंपल है, वो तो मना कर रही है तो आप ही करो अब ये तो बताओ इसका प्रोसेस किसको याद है पहले, मतलब 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो आपको पहले क्या फाइंड करना है? कैपिटल। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे तो ओपनिंग कैपिटल पता चलेगी, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे तो क्लोजिंग कैपिटल पता चलेगी। चलो ठीक है, तो पहले आप करें ट्राई, 5 मिनट आपके, फिर उसके बाद पूछेंगे आपसे स्टेप बाय स्टेप। चलो पहले तो ये बताओ, बिल्डिंग क्लोजिंग वाली कितनी लिखी? 1,90,000। और फर्नीचर क्लोजिंग वाला 67,500। ठीक है, पहले यहाँ तक ओके। चलो, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पहले आपसे पूछ लेते हैं। तो जो ओपनिंग वाला पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो बना लिया, ठीक है। तो पहले ओपनिंग वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लिया आपने, सारे एसेट्स में लिख लो और 2 लाइबिलिटीज़ में लिख लो, ठीक है। तो फिर अगर निकाल लिया आंसर तो बताना।
हाँ ओपनिंग कैपिटल, तो बाकी बताओ श्योर। तो सारे एसेट्स ओपनिंग वाले एसेट्स में लिख लो, सारी लाइबिलिटीज़ ओपनिंग वाली लाइबिलिटीज़ में लिख लो, और फिर टोटल करके बताओ माइनस करके बैलेंस क्या बच रहा है। 3,14,500। ठीक है, ठीक है कृष्णा भाई, समझ गए प्रोसेस। फिर इसी तरह बिल्कुल सेम आपको बनाना है दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी। दूसरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भी आपको क्या करना है, मतलब क्लोजिंग वाला। तो सारे एसेट्स जो दे रखे हैं पांचों वो लिखने हैं, ठीक है। 6 एसेट्स आपको दे रखे हैं और 2 लाइबिलिटीज़ हैं वो भी लिखनी है। तो उसमें भी बताओ पूरा प्रोसेस करके क्लोजिंग कैपिटल कितना आया। ठीक है, तो आप पे भरोसा कर लेता हूँ। 4,32,600। तो एक बार ये कंफर्म कर दो कि यही आ रहा है। अच्छा, मर्ज करके वो मैंने बस इसलिए नहीं बनाया क्योंकि क्वेश्चन ने ना अलग अलग कह दिया था बना दो। उसने कहा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दो ऑन ये और ऑन ये। बाकी मर्ज करके भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, कॉलमनर फॉर्म में। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे, क्या है फार्मूला। बताओ, याद है प्रॉफिट और लॉस का? मतलब क्लोजिंग कैपिटल सही, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इसमें क्या क्या वैल्यूज़ पुट करें। क्लोजिंग कैपिटल 4,32,600 और ड्राइंग्स 30,000। ठीक है, और 40,000 की एडिशनल कैपिटल और 3,14,500 की ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, 1,08,100। चलो, तो बहुत बढ़िया। तो देखो जी, सही आ रहा है क्या यही? ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो हम इसको बोल देंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो बताओ फाइनल सही है, मतलब किसी को कोई टेंशन इसमें? ठीक है, तो क्लियर है ऑनलाइन किसी तो? चलो, तो बढ़े आगे बढ़े नेक्स्ट। चलो ठीक है, तो ये एक छोटा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था, स्मॉल क्वेश्चन।
तो इसमें लिखा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू मिस्टर प्रेम हु मेंटेन्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम. He is not able to ascertain the amount of bad debts incurred by him and seeks your help. तो मिस्टर प्रेम जो है उसको ये नहीं पता चल रहा कि उसके बैड डेट्स कितने हैं, तो इसीलिए वो आपसे मदद मांग रहा है. तो आपको कुछ जानकारियाँ दे रखी हैं जो आपकी स्क्रीन पर चमक रही हैं. डेटर्स ऑन 1 अप्रैल ये, डेटर ऑन क्लोजिंग ये, सेल ये, आउट ऑफ विच 80% इज़ ऑन क्रेडिट, पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ये, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 18,000 वर डिसऑनर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय कस्टमर ये, डिस्काउंट अलाउड इज़ 1% ऑफ क्रेडिट सेल. ठीक है, तो करें. पहले 5 मिनट आपको प्रेम की मदद करनी है, फिर 5 मिनट बाद अगर आप प्रेम की मदद नहीं कर पाए तो मैं आपकी मदद करूँगा. ठीक है, तो प्रेम की मदद करके निकालिए बैड डेट्स कितने हुए प्रेम के. तो कैसे करेंगे, मतलब क्या करें? सही, डेटर अकाउंट बनाएंगे. तो मैं ढांचा तो बना ही लेता हूँ. तो ये 5 नंबर का आया, वैसे एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, अभी 1 साल 2 साल पहले आया है. तो डेटर अकाउंट तो आपने सही पहचान लिया बनाना है, तो अब बनाकर निकाल के देखो एक बार. तो बताओ जी, ऑनलाइन के चीतों कितना आ रहा है बैड डेट प्रेम की मदद करो. कितना? 6,25,000 के बैड डेट ज़्यादा नहीं लग रहे? 6.5 लाख के तो डेटर ही हैं, 6.25 लाख के बैड डेट हो गए हैं. मतलब शक्ल से थोड़ा अजीब सा लग रहा है अपेरेंटली, क्या पता सही हो. चलो, तो पहले बैलेंस बीडी कहाँ लिखा? 6.5 लाख. टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस 8.5 लाख. तो पहले ये दोनों सही लिखे, ठीक है. फिर लिख दिया है कि सेल आपने करी है 16 लाख की, जिसमें से 80% उधार पर करी, तो 12,80,000. तो इप्शिता जी ने सबसे पहले सही उत्तर भेजा है, हमारी ऑनलाइन की चीती. हाँ, चीती भाई, चीता और चीती. तो बॉय होता तो चीता, गर्ल है तो चीती. तो क्रेडिट सेल को कहाँ लिखना है? डेबिट में 45,200 नहीं 12,80,000. तो पहले ये भी लिखा या ये नहीं लिखा? लिखा, ठीक है. अच्छा, फिर इसी से एक पॉइंट नीचे दे रखा था कि डिस्काउंट कितना देते हो आप? 1%. तो वो कितना लिखा? 12,800, क्योंकि क्रेडिट सेल्स का ही 1% था. ठीक है. अब पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 7,50,000, आउट ऑफ विच 18,000 के चेक हो गए डिसऑनर. तो इसका क्या करा? बाय बैंक, बिल्कुल सही. कितने रुपए? 7,32,000. ठीक, क्योंकि 7.5 लाख में से 18 का चेक तो बाउंस हो गया, तो आपके को तो खाते में 732 ही मिले. और बिल ऑफ एक्सचेंज आपने 290 का भी एक्सेप्ट कर लिया उससे, बाय BR
290। तो अब टोटल करके बैलेंस देखो क्या बच रहा है। क्यों गलत सा लग रहा है शक्ल से तो। कितना आ रहा है? टोटल आएगा 19,30,000। तो 45,200 आ जाएगा। सही, तो ये आपका सही उत्तर है जी। 45,200 रुपये के बैड डेट्स हो गए। ठीक है। तो प्रेम हंस रहा है आप पर, कह रहे कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो बट क्लियर हो गया, ये वाला समझ आया। चलो, तो ये वैसे अच्छा क्वेश्चन था, देखो 5 नंबर का एग्ज़ाम में आया भाई पिछले साल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। हर्षित ट्रेडर्स आर कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। दे कीप देयर बुक ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसमें ये सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 2023 की। ठीक है, तो बैलेंस शीट पे एक बार नज़र मार लो। ये ठीक है, लाइबिलिटीज़ हैं और एसेट्स हैं। फिर द समरी ऑफ कैश एंड बैंक बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज गिवन बिलो। तो आपको कैश और बैंक की भी समरी दे रखी है, मतलब इनडायरेक्टली कैश और बैंक अकाउंट भी दे रखा है। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ बातें दे रखी हैं, ये बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट 12.5% ऑन सेल्स। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2024 क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वर ये एंड ये रेस्पेक्टिवली। ऑन 31 मार्च आउटस्टैंडिंग सैलरी वो भी दे रखी है आपको। ठीक है, और डेप्रीसिएशन दे रखा है 10% ऑन व्हीकल एंड फर्नीचर। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। चलो ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले 3 ढांचे बनाते हैं। तो 8-10 लाइन का बना लो ट्रेडिंग अकाउंट। फिर 12-15 लाइन का बना लो P&L अकाउंट। फिर बना लो बैलेंस शीट। ठीक है, 8 लाइनों की। अब वर्किंग नोट में बताओ क्या क्या बनाओगे। बताओ वर्किंग नोट में क्या क्या बनाएं।
चलो आप वो बताओ कौन कौन से अकाउंट तो बनाने ही बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओपनिंग बैलेंस शीट, वेरी गुड। तो अब नशे से आपको बाहर आना है। इस प्रश्न में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट तो ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो वो तो ऊपर से पढ़ते हुए आए थे। तो जब आप ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लो तो दिमाग में प्रिंट बन जाना चाहिए ना वो तो। चलो, तो डेटर अकाउंट तो बनाना ही बनाना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान। और दूसरा कौन सा बनाना ही बनाना है? क्रेडिटर अकाउंट, है ना। दो तो बनाने ही बनाने हैं। बाकी नीचे के एडजस्टमेंट पढ़ते पढ़ते एक दिमाग में आया मेरे, तो बताओ कौन सा। हाँ, वेरी गुड, बोलो लाउडली। सैलरी अकाउंट, यस। क्योंकि सैलरी की कुछ आउटस्टैंडिंग दे रखी थी एडजस्टमेंट में। ठीक है, बाकी तो हवा में कर लेंगे हम, या और भी कोई बनाना है? बाकी तो हवा में कर लेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो यही बना लेते हैं मेन। चलो ठीक है, तो अब शुरू से ही शुरू करते हैं। तो कैसे करें? पहले तो बैलेंसेस चेपते हैं। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 145 400। और क्रेडिटर का कितना है? 75 200। ठीक है, तो पहले तो यही लिख लें। तो डेटर 145 400 और क्रेडिटर का 75 200, है ना। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद बाकी क्लोजिंग बैलेंस ये दे रखे हैं 0.3 में। डेटर्स का 220 500 और क्रेडिटर का 1,05 600। तो 220 500 और क्रेडिटर का 1,05 600। तो क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेते हैं। बाकी क्लोजिंग बैलेंस दूसरी जगह और कहाँ लिख लेंगे? बैलेंस शीट में लिख लो। तो डेटर का तो लिख लो 220 500 और क्रेडिटर का 1,05 600। ठीक है। उसके बाद अब क्या करें? अब कैश अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश एंड बैंक का 171 300। ये कहाँ लिख लें? बैलेंस शीट में। तो लिख लो 171 300 कैश एंड बैंक। चलो, तो बस, तो मुझे लग रहा है बस यही बैलेंस लिख सकते हैं अभी, तो हम और कुछ नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, एक और लिख सकते हैं 0.4 आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका भी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 14,800। तो एक तो बैलेंस शीट में लिख लो आउटस्टैंडिंग सैलरी 14,800 और एक सैलरी अकाउंट में लिख लो। कहाँ लिखोगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग? डेबिट साइड पे 14,800। ठीक है जी। चलो, अब सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में तो नहीं, एक बार देख लूँ। हाँ सर, देख लो। सैलरी ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग दे रखी है कितनी? 9,000। तो इसको भी लिख लेते हैं अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में। तो कहाँ लिखोगे ओपनिंग वाली? क्रेडिट साइड पे 9,000।
चलो तो क्लियर है, पहले पोस्टिंग्स यहाँ तक ओके चल रही हैं, कोई टेंशन तो नहीं? ओके चलो, और कोई बैलेंस तो मुझे नहीं लग रहा कि हम बैलेंस लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक एक आइटम पकड़ना शुरू करते हैं। आ जाओ ऊपर से। तो ओपनिंग कैश बैलेंस तो चलो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना था, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, छोड़ो। कैश सेल कहाँ लिखें? 10,22,400 ट्रेडिंग में, तो लिख लो कैश सेल्स 10,22,400। तो क्या पटपट दबा रहे हो कैलकुलेटर पे? कौन सा अमाउंट निकाल लिया? तो ये तो गिवन है अभी। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, ये कहाँ लिखोगे? डेटर अकाउंट में 85,52,000, 85,52,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3600, ये कहाँ लिखोगे? P&L क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3600, लेकिन अंदर लिखना, क्योंकि हो सकता है कोई एक्रूड इंटरेस्ट हो, चांसेस रहते हैं हमेशा। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि कुछ एक्रू तो नहीं है क्या। तो सर कैसे चेक करेंगे हम? तो आपके पास 6% इन्वेस्टमेंट थी 60,000 की, तो कितना हो गया ब्याज? 3600, और आपको रिसीव भी 3600 ही हो गया। तो इसका मतलब नहीं है कोई एक्रू, तो चलो नो टेंशन, बच गए हम। तो 3600 रिसीव है और 3600 ही होना भी चाहिए, तो कोई एक्रूड नहीं होगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आइटम अब क्रेडिट में लिखा है कैश परचेज 9,48,000, ये कहाँ लिखेंगे? नहीं दोस्त, कैश परचेज तो ट्रेडिंग अकाउंट में 9,48,000। ठीक है, उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर 75,45, कैश परचेज था 948,400। तो क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करी? 75,45। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम सैलरी 4,12,800 की पेमेंट कहाँ लिखोगे? P&L में नहीं, सैलरी अकाउंट में, टू कैश अकाउंट 4,12,800। चलो अब सैलरी का खाता क्लोज करके निकालो आंसर कि बाय P&L में कितना। चार लाख 18,000। चलो वेरी गुड, तो 4,18,600, तो ये आप P&L में लिख लोगे। ओके हो गया, तो 4,18,600, इसका मतलब आपका खर्चा है 4,18,600 का। उसके बाद नेक्स्ट आइटम रेंट एंड रेट्स 251,600, कहाँ लिखोगे? P&L 251,600। उसके बाद नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस 138,400, ये भी P&L सन्ड्री एक्सपेंस।
उसके बाद ड्राइंग्स 2,40,000, कैपिटल में से माइनस, तो अभी फ़िलहाल कैपिटल में से माइनस करके शो कर लो 2,40,000। ठीक है? यहाँ तक कोई टेंशन? उसके बाद बस, तो कैश अकाउंट तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा था? मोटर व्हीकल 1,10,000, तो मोटर व्हीकल को कहीं लिखें बैलेंस शीट में, लेकिन मोटर व्हीकल में कितना डेप लगाना है? 10%, तो कितना आ जाएगा? डेप्रिसिएशन तो 11,000, और मोटर व्हीकल की वैल्यू क्या बन जाएगी? 99,000। ओके, ठीक है। उसके बाद अगला आइटम है जी फर्नीचर 73,500, तो फर्नीचर 73,500 और 10% डेप्रिसिएशन कितना? 7,350। तो बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना? 66,150। ओके, तो क्लियर है बिल्कुल, कोई टेंशन तो नहीं? चलो, उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी ओपनिंग स्टॉक 1,70,800। ट्रेडिंग में लिख लो ओपनिंग स्टॉक 1,70,800। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी 6% इन्वेस्टमेंट 60,000। बैलेंस शीट में 6% इन्वेस्टमेंट 60,000। चलो, तो बैलेंस शीट भी सारी पोस्ट हो गई वैसे तो, है ना? सारे आइटम पोस्ट हो गए। कैपिटल है 6,05,000, तो कैपिटल और लिख लेते हैं 6,05,000। ठीक है। अब नीचे कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है? छूटा है सर, सेकंड वाला छूटा है। डिस्काउंट अलाउड 62,500, बताओ दो जगह कहाँ लिखोगे? एक तो P&L में डिस्काउंट अलाउड 62,500, और दूसरा डेटर में डिस्काउंट अलाउड 62,500। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड 35,000, दो जगह कहाँ लिखोगे? एक तो P&L के क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड 35,000, और दूसरा क्रेडिटर में टू डिस्काउंट रिसीव्ड 35,000। फिर और कोई पॉइंट तो नहीं बचा? नहीं, और कोई नहीं बचा। बाकी तो बस एक ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 12.5% है ऑन सेल। चलो, तो खैर वो तो निकाल लेंगे। तो अब पहले डेटर अकाउंट क्लोज कर लें आपसे पूछ के। हाँ सर, कर लो। तो डेटर अकाउंट में निकालिए बैलेंस। $86,89,600। तो बताओ ये क्या होगा? क्रेडिट सेल। P&L नहीं गुरुदेव, क्रेडिट सेल। और एक बार क्रेडिटर अकाउंट भी लगे हाथ क्लोज कर दो। तो क्रेडिटर अकाउंट में क्या बैलेंस बचेगा?
76,10,400। तो जे क्या है? क्रेडिट परचेज। ठीक है, मतलब प्रोसेस क्लियर है? अब इन दोनों क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज को कहाँ लिखें? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्रेडिट परचेज तो यहाँ लिख लेते हैं डेबिट में 76,10,400 और क्रेडिट सेल यहाँ लिख लेते हैं क्रेडिट में 86,89,600। चलो, तो पहले यहाँ तक बताओ, कोई टेंशन आपके मन में, कोई परेशानी? यहाँ तक ओके है? ठीक। अब इन दोनों को कैलकुलेटर पर जोड़ लो सेल और उसका 12.5% निकाल दो ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 12,14,000। ओके, तो 12,14,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो सब बच्चे संतुष्ट हैं क्या? यही आ रहा है? ठीक है, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में भी लिख लेते हैं 12,14,000। अब ट्रेडिंग अकाउंट में एक बैलेंसिंग फिगर बच गई। क्या बच जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक। तो निकाल लो कितना बच गया। दो 2,31,600 200। ठीक है, तो बताओ ऑनलाइन के चाहिए तो यही आ रहा है क्या? श्योर 600 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट भाई डेबिट का टोटल में 600 है लास्ट में और उधर तो ज़ीरो ही है। 600 ही आ रहा है, तो 2,31,600 आ रहा है या मेरा चेप रहे हो? यही आ रहा है 2,31,600। ठीक है, तो अब इसको कहाँ लिखें? कैश परचेज देखो तुमने कितनी लिखी है? 948,400 लिखी है। तो 2,31,600 से ही आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में लिख लो 2,31,600। ठीक है कृष्णा भाई, यहाँ तक ओके? अब वो बनाओ, मतलब P&L का प्रॉफिट निकालो। बैलेंस क्या बचा? $3,28,150। तो बताओ ऑनलाइन के चाहिए तो यही आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? और टोटल कितना आ रहा है? 12,52,600। 3
363,150 कह रहे हैं ऑनलाइन के चीते तो। थ्री सिक्स थ्री 150 ठीक है, तो ये सही है 363,150 ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट को जोड़ दो कैपिटल में। थ्री सिक्स थ्री 150 तो कैपिटल बाहर कितनी आ गई? 7,28,150। फिर अब टोटल करो लाइबिलिटी का, मैं करता हूँ। 8,48,500 8,48,500 550 ओके 550 तो ये आ रहा है दोनों साइड का ही। तो ये एग्ज़ाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, 8 मार्क्स 8 नंबर। तो इसीलिए सिंगल एंट्री का क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट में करना चाहिए, मैंने बताया था ना पहले भी, क्योंकि ये लेंथी होता है। तो इतनी मेहनत करके सिर्फ 8 नंबर। बट समझ आ गया पूरा प्रोसेस? चलो तो यहाँ तक बताओ पहले ऑनलाइन की चीज़, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी तो नहीं है? चलो एक क्वेश्चन बस मुझे लगता है बचेगा आपके लिए, उस पे चलते हैं हम। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, बट कॉन्सेप्ट समझ आ गया। सिंगल एंट्री हो चाहे फाइनल अकाउंट से, दोनों में सेम काम करना है। चलो पढ़ लेते हैं फिर, तो बढ़िया हो गया काम। ऑन 31st March 2022 the trial balance of Mr. White were as follows। तो आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है मिस्टर वाइट का, तो देखो एक बार ध्यान से। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021, तो आपको 3 तरह का स्टॉक दे रखा है। एक तो दे रखा है रॉ मटेरियल, फिर एक दे रखे हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और एक दे रखे हैं फिनिश्ड गुड्स। तो इससे आपको पता लग जाता है कि इनका बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का है, राइट। बाकी डेटर ये सब चीज़ें दे रखी हैं। और क्लोजिंग स्टॉक देखो दे रखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च वर, वही स्टॉक क्लोजिंग भी रॉ मटेरियल का, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स का और सेमी फिनिश्ड गुड्स का, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तीनों की दे रखी है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ होती हैं। बाकी सैलरीज एंड वेजेस अनपेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च वर ये एंड ये। मशीनरीज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10% एट ऑफिस फर्नीचर बाय, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है 7.5%, तो आप इसको मतलब 7.5% लेना, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी कभी ऐसा आ जाए ना 71/2, तो उसको अपने आप समझ जाना कि वो 71/2 नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। टाइपिंग में मिक्स्ड फ्रैक्शन हो नहीं पाता ना कई बार कंप्यूटर में, तो वो ऐसा बन जाता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में घबराना मत कि क्या हो गया। तो 71/2% नहीं है, वो 7.5% है। अब भाई टाइपिस्ट तुम्हारा छोटा भाई होगा, उसने सोचा मैं 7.5 नहीं लिखता, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के चक्कर में ही रह गया, तो अब क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को मारो गोली। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, नहीं ग्रेस व्रेस कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। 35.5% से थोड़ी ना डेप्रीशिएशन अलाउ होता है, इनकम टैक्स के भी तो रूल होते हैं, ऐसा तो पेपर कुछ भी थोड़ी ना बना देंगे। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है मेंटेन करना है 1% ऑफ सेल।
ऑफिस प्रेमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। ठीक है, तो अब ये ध्यान से याद रखना पॉइंट। ऑफिस कितने एरिया में है आपका? 1/4, 1/4। और लाइटनिंग का जो खर्चा है वो भी कह रहा है इज़ टू बी चार्ज 2/3 टू द फैक्ट्री एंड 1/3 टू द ऑफिस। बाकी इसमें लिखा है प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें आपको 4 चीज़ें मेनली प्रिपेयर करनी है। चलो तो 4 ढांचे बनाते हैं पहले। तो लगभग 10 लाइनों का तो आप बना लो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो इसका कॉन्सेप्ट याद है वैसे आपको? तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। मतलब डेबिट साइड में आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखोगे फैक्ट्री वाले, हाँ, तो जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंस होंगे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। और इस अकाउंट से आपको बैलेंसिंग फिगर क्या पता चलती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, कंज्यूम्ड क्यों? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, जिसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। बाकी इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बहुत छोटा बनता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में, बताओ क्यों छोटा बनता है? इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस आपको नहीं लिखने, ना इसमें आपको कोई परचेज लिखनी, कुछ भी नहीं लिखना। तो इसमें तो सिर्फ आपको क्या लिखना होता है? ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स वाला, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स वाला और सेल, बस। बाकी ऊपर से ट्रांसफ़र हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट बच जाएगा। बस, तो ये छोटा सा ट्विस्ट याद रखना है आपको मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए। बाकी तो P&L अकाउंट और बैलेंस शीट नॉर्मल। तो P&L अकाउंट आप बड़ा बना लेना, मैं तो छोटा सा ही बना रहा हूँ डेमो के लिए। तो P&L अकाउंट आप बना लो, लगभग 10 लाइन होगा। और बैलेंस शीट बना लेना इसके बाद, लगभग वो भी 10-11 लाइनों की। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन की फ़ोटो खींच लो आप चाहें तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करना है। तो मैं क्वेश्चन ऊपर से एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। तो पहले तो आप इतनी फ़ोटो खींच लो एक बार, है ना। तो पहले इतना पोर्शन की फ़ोटो खींच लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉट 1। कर लिया शॉट 1। उसके बाद शॉट 2 हो गया। शॉट 2 अब उससे लेना, मैं नहीं दिखा रहा। तो हो गया शॉट 2। उसके बाद शॉट 3, रुको, हाँ ये लो शॉट 3। चलो, तो हो गया शॉट 3। तो 3 शॉट्स में पूरा क्वेश्चन आ गया। चलो ठीक है, तो अब आपको 12 से 15 मिनट लगाना है। तो 12 से 15 मिनट आपका टाइम, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे आपसे पूछ के आराम से।
तो बताओ ऑनलाइन के चीतो, आपकी गाड़ी कहाँ तक पहुँच गई? इसमें एडजस्टमेंट कोई ऐसी तो नहीं है जो ना समझ आ रही हो? पहले बताओ। सैलरी वेजेस अनपेड का तो कर लोगे, आउटस्टैंडिंग है ना। मशीनरी डेप्रीशिएट, फर्नीचर डेप्रीशिएट भी हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना निकली वैल्यू? 1%, 1672। बाकी इसमें बस ये दोनों पॉइंट्स थोड़े से इम्पॉर्टेंट है। ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। हाँ, तो जैसे एरिया का फ़र्क किस पर पड़ेगा? रेंट पर। तो बेसिकली आपका जो ये रेंट है 6000 का, इसमें से 1/4 रेंट 1500 वो आप ऑफिस यानी कि पीएनएल में जाएगा, और बचा हुआ जो आपका 4500 है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है ऑनलाइन के चीज़ तो आप भी बता देना। इसी तरह लाइटनिंग 2/3 फैक्ट्री और 1/3 ऑफिस। तो लाइटनिंग भी जो आपको दे रखी है 1350, उसमें ऑफिस में कितना जाएगा? 450। और फैक्ट्री में कितना जाएगा? 900, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 900। हो गया? तो एक बार आंसर डिस्कस कर लेते हैं। मुझे आंसर बता दो। बाकी कोई एडजस्टमेंट में डाउट, दिक्कत तो नहीं? और एक बार आइटम्स मुझे बता देना। ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, फिर ओपनिंग WIP ये भी मैन्युफैक्चरिंग में, और ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में। बाकी सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट, कैरेज ऑन परचेज मैन्युफैक्चरिंग, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सैलरी PNL अकाउंट, टेलीफोन PNL, रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर वेरी गुड PNL अकाउंट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट, रिपेयर टू प्लांट वेरी गुड, क्योंकि प्लांट फैक्ट्री में रखा होता है तो इसीलिए प्लांट के रिपेयर के एक्सपेंस को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखना है आपको। ठीक है, बाकी परचेज तो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, रेंट और लाइटिंग तो हो ही गया, और जनरल एक्सपेंस ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर सेंट्री क्रेडिटर बैलेंस शीट, बिल्स पेबल, सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, फिर PNL प्रोविज़न, PNL कैपिटल अकाउंट, और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, और बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया। अब आंसर एक बार बता दो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आंसर निकला? 1,19,000। ओके, तो बताओ ऑनलाइन की चीज़ तो यही आ रहा है। और ग्रॉस प्रॉफिट 50,800। ठीक है, 50,800। और नेट प्रॉफिट 34,778। और बैलेंस शीट टोटल 1,68,678। दोनों साइड मैच। चलो बहुत बढ़िया, तो मतलब क्लियर हो गया अच्छे से। चलो सही आ रहा है बिल्कुल।
तो बैलेंस शीट का टोटल 168,678। चलो सही हो गया, फिर तो बढ़िया काम हो गया आज। तो बस अब घर जाके आप चाहो तो इसको एक बार देख सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, प्रोसेस यही है सब में। चलो डन डना डन।